सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक बादशाह का वज़ीर बहुत लाइक, रोशन ज़मीर और दूरअंदेश था। रब का फरमाबरदार होने के साथ साथ बादशाह का भी ताबेदार था। जालिम हाकिमों की तरह नहीं था कि लोगों पर बेजा टैक्स लगाकर ख़जाना भरता हो और खुदा का नाफरमान हो। अच्छा, एक शख्स सुबह सवेरे बादशाह के पास गया और दुआ देकर अर्ज़ करने लगा कि आप माने ना माने, ये वज़ीर आपका खुफिया दुश्मन है, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को अपना मकरूज बना लिया और शर्त यह लगाई कि बादशाह के मरने पर कर्ज वापस लूँगा। गोया ये वज़ीर आपकी जल्द मौत का ख्वाहिशमंद है। बादशाह ने नाराज़ होकर वज़ीर की तरफ देखा कि क्या वाकई ऐसा है। वज़ीर ने आदाब बजा लाते हुए अर्ज़ किया, अब जब बात खुल ही गई है तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मकरूज तो लोगों को मैंने इसी शर्त पर बनाया, लेकिन मेरे हासिद ने नतीजा गलत निकाला। मैं आपकी जल्द मौत नहीं चाहता, बल्कि आपकी लंबी और अच्छी ज़िंदगी होना ही मेरी तमन्ना और ख्वाहिश है। मैं ये चाहता हूँ कि सारे मकरूज आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि आपकी उम्र जितनी लंबी होगी उतनी ही उनको कर्ज की अदायगी के लिए मोहलत मिल जाएगी। तो क्या आप नहीं चाहते कि लोग आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ करें? अक्लमंद लोग तो दुआ को गनीमत जानते हैं, क्योंकि दुआ ही से मुसीबतों के जो तीर हैं वो रोके जा सकते हैं। अच्छा, बादशाह को बात समझ आ गई और उसका चेहरा फूल की तरह खिल उठा और वज़ीर का जो रुतबा था, मर्तबा था, पहले से भी बढ़ा दिया गया और हासिद नाकाम लौटा। इस हकायत से सबक ये मिलता है कि हासिद दुश्मन बदनसीब है जो बदगोई के ज़रिए दो दोस्तों की लड़ाई कराता है और हासिद दो अफराद में आग जलाकर खुद ही उस आग में जल मरता है। सादी फरमाते हैं, जो खलबत का मज़ा चख लेता है फिर लोगों की बुराई से ज़बान रोक लेता है और नफ़ा वाली बात कर अगरचे किसी को पसंद ना आए, क्योंकि हक बात ना कहने वाला क़यामत के दिन शर्मिंदा होता है और अफसोस करते हुए चीखें मारेगा। अच्छा नाज़रीन, अगर बात करें अपने अज़ली दुश्मन की तो उससे नफ़े की तवक्को रखना बहुत दूर की बात है और हमारा अज़ली दुश्मन उस सांप की तरह है जिसको जितना मर्जी दूध पिलाया जाए लेकिन वो डंक मारने से फिर भी बाज नहीं आता। भारत एक हासिद दुश्मन जो पाकिस्तान से इस कदर हसद करता है कि उसको कुछ नज़र ही नहीं आता। भारत को अंदाज़ा नहीं है कि उसका अपना घर जल रहा है और उसकी वजह कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि मोदी ही वो शख्स है जो अपने मुल्क को खुद तबाह करने पर तुला हुआ है। यानी मोदी की मिसाल घर का बेदी लंका ढाए वाली यही बनती है। भारत का शाइनिंग इंडिया कैसा है, आइए आज मैं आपको बताऊंगी। आज से 7 साल पहले सन 2014 और फिर सन 2019 के इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की जमात को मिलने वाली भारी मैंडेट से अवाम में, उनकी जनता में ये उम्मीद पाई जाती थी कि मोदी मुल्क में काबिल ज़िक्र इस्लाहात लाएगा। लेकिन अपनी वजारत उज़्मा के इन 7 बरसों में उसकी हुकूमत का मुआशी रिकॉर्ड बहुत बुरा रहा और फिर कोरोना वायरस की वबा ने मोदी की बदतरीन कारकर्दगी पर तेल डाल दिया। नरेंद्र मोदी की जानिब से 2025 तक मजबूरी कौमी पैदावार यानी GDP का तयशुदा हदफ 50 खरब डॉलर की मईशत कायम करने का था, लेकिन अब ये महज एक ख्वाब सा लगता है। यानी वो कह लें कि बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब वाली बात यहाँ बिल्कुल फिट आती है। अच्छा, कोविड की वबा आने से पहले माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया था कि अगर हालात ठीक चलते रहे तो मोदी ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 26 खरब डॉलर तक ही पहुँच पाएगा और अब वबा आने के बाद इस तखमीने में से 200 से 300 अरब डॉलर्स की मज़ीद कमी हो गई। 2016 के बाद से भारतीय मईशत को मुसलसल झटके लगे, जैसे करेंसी पर पाबंदी, GST टैक्स और लॉकडाउन वगैरह। ये जो फैसले थे इस तरह के, इससे बेरोज़गारी में बहुत इजाफा हुआ। अब जो ताज़ा तरीन एदाद शुमार हैं उसके मुताबिक हिंदुस्तान में बेरोज़गारी की शरह गुज़िश्ता 45 साल में सबसे ज़्यादा देखी गई और मोदी के भारत में बरामदात भी नहीं बढ़ सकी, बल्कि नरेंद्र मोदी की नाअहली की वजह से इंडिया, बांग्लादेश जैसे इलाकाई हरीफों के हाथों मार्केट शेयर भी हार गया। बांग्लादेश जिसने बरामदात पर तवज्जो देकर कौमी शरह नमू में तेज़ी से इजाफा किया और सबसे बढ़कर भारत ने पंजाब के किसानों से दुश्मनी भी मोल ले रखी थी, जिसकी वजह से भारत का ज़राअत का शोबा भी बैठ गया। अब माहिरीन ने बताते हैं कि जी मोदी की ज़रूरी इस्लाहात बुरे तरीके से पिट चुकी हैं, नाकाम हो चुकी हैं और मोदी की नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से ये शोबा मज़ीद जवाल का शिकार होता चला जाएगा। यानी अब मोदी का नाम नेहाद जगमग जगमग करता इंडिया डगमग डगमग कर रहा है, यानी डगमगा रहा है। और मोदी के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की भला क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत ही नहीं है। मोदी अपना गिरेबान अगर झांक कर नहीं देखता ना तो झांक कर देखता ही नहीं है, जिसकी वजह से आज भारत तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। दूसरों के हाँ इसे मुंह मारने की बड़ी गंदी आदत है। इससे हिंदुस्तान
संभल नहीं रहा है। देखें ज़रा अपने हालात कि अपना मुल्क इसे संभलता नहीं है और दूसरों को तबाह करने की एक ख्वाब देख रहा है ये, यानी खुद ना खेलना और ना दूसरों को खेलने देने वाली पॉलिसी पे अड़ा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेलना भी चाहता है ये, और ये भारत और फ्रांस की कह लें कि मिली भगत है कि पाकिस्तान FATF के तमाम नुक्तों पर अमल करने के बावजूद अभी तक ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन दूसरी जानिब मोदी, जिसका मुल्क करप्शन का बड़ा अड्डा बन गया, यहाँ से जौहरी मवाद की चोरी की खबरें आती हैं, ये संगीन गलती गफलत एक बार नहीं 2 बार सामने आती है। लेकिन आलमी ताकतों की 2 नंबरी देखिए, बल्कि 10 नंबरी देखिए कि वो भारत जैसे मुल्क की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। इंसानियत मोदी जैसे 2 नंबर शख्स पर थू थू कर रही है, लेकिन जिसने कहते हैं ना कि शर्म बेच खाई हो, उसे भला क्या असर होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा मुल्क जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम उठा रहा है। पाकिस्तान वो मुल्क जो मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर चुका है। पाकिस्तान वो मुल्क जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियाँ दी। इसके बावजूद FATF की तलवार इसके सर पर लटक रही, जबकि हमारा हासिद दुश्मन आलमी इदारों की मिली भगत से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुँचाना चाहता है। वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा। भारत एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है, लेकिन देख लीजिएगा इसकी हर चाल नाकाम होगी और हो भी रही है। उस्मान बुज़दार साहब और शेख रशीद साहब का क्लिप है, ज़रा देखिएगा, बाकी कहानी मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, सुना आपने नाज़रीन, भारत पाकिस्तान में तकरीबी सरगर्मियाँ करते हुए पकड़ा गया। जौहर टाउन धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसी मुलविस निकली। वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या बताया कि जी 23 जून को जौहर टाउन में धमाका हुआ, धमाके में 3 अफराद शहीद, 22 जख्मी हुए। धमाके की इत्तला मिलते ही CTD को जाए वक़ुआ पर रवाना किया गया। रात गए वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल का दौरा करके जख्मियों की इयादत भी की और उस्मान बुज़दार साहब के बकौल दहशतगर्दों तक पहुँचना एक टेस्ट केस था। फौरी तौर पे कायम तफ्तीशी टीम ने तहकीकात को आगे बढ़ाया और धमाके में मुलविस अफराद का तयन 16 घंटे में किया गया, जिसके बाद दहशतगर्दी में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उन्होंने कामयाब कार्रवाई पर तमाम इदारों को मुबारकबाद भी दी है। अच्छा, ये वाकई नाज़रीन बहुत बड़ा कारनामा है कि इतनी जल्दी ना सिर्फ दुश्मनों को बेनकाब किया गया बल्कि जिम्मेदारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। शाबाश सिक्योरिटी फोर्सेस, शाबाश। वज़ीर आला पंजाब ने कहा धमाके में मुल्क दुश्मन अनासिर बराह रास्त मुलव्विस थे। सूबे में हाई प्रोफाइल तमाम केसेस को ट्रेस किया गया। वाक़ये में मुल्क दुश्मन एजेंसी मुलव्विस थी और IG पंजाब इनाम गनी ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और फौरी तौर पर जाए वक़ुआ से शवाहिद भी हासिल किए, जिसके चंद घंटे में वाक़ये में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की शनाख्त करके मुल्ज़िमान तक पहुंचा गया और गाड़ी की खरीदारी और सहूलतकारी में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब यकीनी तौर पर यह पंजाब हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे का क्रेडिट है कि उन्होंने मुल्क दुश्मन अनासिर को बेनकाब कर दिया और भारत एक बार फिर रुसवाई की दलदल में डूब गया। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का खेल नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला याद है? भारत ने बुज़दिलाना हमला करवाया था, जिसके बाद पाकिस्तान में कई बरसों तक खेल के मैदान खाली रहे और क्रिकेट के शायकीन खेल को तरसते रहे। अब आप देखें नाजरीन, मोदी ऐसी मकरू और गंदी सोच रखता है कि जैसे ही उसको अपने ऊपर खतरा महसूस होता है तो अगले ही लम्हे वो अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए नित नई कहानियां बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि ऐसा करना उसकी फितरत में शामिल है और इसकी एक तारीख भी है। पुलवामा हमला किसी को याद, मोदी जानता है कि आइंदा इंतखाबात में वो मुंह के बल गिरेगा और इसलिए उसने जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स और फिर बाद में पुलवामा हमले का ड्रामा रचाया, जिसमें उसने अपने ही फौजियों के खून से होली खेली और बाद में मोदी के पालतू ने अपनी हमाकत से कह लें कि राज भी खोल दिया कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान नहीं बल्कि खुद भारत था और मोदी का ज़हन उस हमले के पीछे था। अब भी एक नया ड्रामा किया जा रहा है। लाहौर हमले के बाद सबूतों के साथ जो उंगलियां मोदी की तरफ उठी उसे मकबूजा कश्मीर के जम्मू एयरबेस हमले से दबाने की कोशिश की जा रही है। अब इस एयरबेस पर 2 धमाके हुए, इंतहाई सिक्योरिटी वाले भारतीय फ़ज़ाइया के स्टेशन पर 5 मिनट के फ़र्क से 2 धमाके हुए। पुलिस सरबराह के मुताबिक जाए वक़ुआ से 5 से 6 किलो बारूदी मवाद मिला और वाक़ये के बाद परवाज़ें मुअत्तल हो गईं। धमाकों से 2 अहलकार ज़ख्मी हो गए और इस हमले का इल्ज़ाम भारत ने कश्मीरी मुजाहिदीन पर लगा दिया कि वो इस कार्रवाई में मुलव्विस हैं। अब भारत पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगाता है कि वो मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन की हिमायत करता है और अब भारत का इल्ज़ाम लगाना कि इस हमले के पीछे मुजाहिदीन है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर थोप रहा है, जबकि मकबूजा कश्मीर में दरिंदगी कौन करता है सबको पता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस बात को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। लाहौर धमाके में एक बार फिर सामने आया कि रॉ और NDS ने गठजोड़ के जरिए ये तकरीब कारी की और एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई।
बलूचिस्तान हमेशा हमारे हासिद पड़ोसी का टारगेट रहा और इसके अलावा भारत ने कराची के चीनी कौंसलेट खाने पर भी हमला करवाया था। और अब शेख रशीद साहब ने भी एक निजी प्रोग्राम में बात करते हुए इंकशाफ किया जी कि कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक बहुत बड़े और ख़तरनाक नेटवर्क को पकड़ा गया जो मुल्क को गैर मुस्तहकम और बड़े शहरों में दहशतगर्दी करना चाहता था। और शेख रशीद साहब ने इस बारे में बातें वो नहीं बताई, लेकिन इतना ज़रूर बता दिया कि रॉ का ख़तरनाक नेटवर्क बड़े शहरों में तबाही फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। कुलभूषण किसको भूल सकता है जिसने बलूचिस्तान और कराची में बदअमनी फैलाने में भारत के मुलविस होने का खुद एतराफ़ किया था। चलाइएगा ज़रा इसका क्लिप। भारत जिसको पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता, हर वक्त इस मौके की तलाश में रहता है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह डिस्टेबलाइज किया जाए। कुलभूषण यादव इसकी एक जिंदा मिसाल है सबके सामने। इस भारतीय दहशतगर्द जासूस ने खुद एतराफ़ किया कि इसने किस किस तरह से बलूचिस्तान के चमन में आग लगाने की कोशिश की। इसने कराची जैसे शहर की रोशनियां छीनने की गर्ज से अंधेरे के जाल भी बिछाए और खुद इसने एतराफ़ किया इन तमाम बातों का। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के पास इंडिया की जानिब से दहशतगर्दों को माली इमदाद फराम करने के भी बाकायदा सबूत मौजूद हैं। इंडिया ने ही पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल हमले को स्पॉन्सर, जिसमें मासूम बच्चों के खून से होली खेली गई। किसको भूल सकता है वो दिन। मोहित यूसुफ साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा जी। अब आप देख लें, भारत सानिया APS के अलावा हर बड़ी कार्रवाई में मुलव्विस रहा है। यानी भारतीय जो बदनामी ज़माना एजेंसी रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, सुबाइयत की, फ़िरका वारियत की आग लगाना चाहती है। ये बात सबको पता है और इसकी वजह से पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर जो मजबूत मौक़िफ़ है ना और पाकिस्तान की तरक्की, ये इसकी वजह है। अजीत डोवल ने आज से कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा, एक बयान दिया था क्या कि जी उसके लोग बलूचिस्तान में फैल गए हैं। अच्छा देखिए, खुद ये एतराफ़ कर चुके हैं, खुद ये एतराफ़ करते हैं कि ये बलूचिस्तान में घुसकर कैसे पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, इनकी नीयत क्या है पाकिस्तान को लेके, किस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। कुलभूषण एक जिंदा मिसाल है। फिर ये लोग खुद ये इस तरह के बयान दे रहे होते हैं। अब इसका बयान आपको याद होगा, इसने कहा कि जी बलूचिस्तान में फैल गए यहाँ के लोग और अब वहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करेंगे। यानी खुद ये एतराफ़ करते हैं इन बातों का, यानी खुद ये अपने मुँह से मानते हैं कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द लोग हैं और पाकिस्तान का अमन इनको एक आंख नहीं भाता है। ये किसी भी तरह पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहते हैं। और फिर इस गीदड़नुमा शख्स ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अंदर भी और बाहर भी लड़ेंगे। अजीत डोवल ये तासुर देने की एक्चुअली कोशिश कर रहा था कि कश्मीर में और भारत में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं वो पाकिस्तान करवा रहा है। अब ये तो वही बात हो गई, वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा, बाहर लड़ने की इसने जो बात की, यकीनी तौर पर इसका इशारा कहाँ था, पाकिस्तान की तरफ था। तो आज मैं इसको कहना चाहूँगी कि सोचना भी ना, कभी सोचना भी ना, अगर तुमने पाकिस्तान या बलूचिस्तान को मैली आंखों से देखा भी, मैली आंखों से देखने की भी कोशिश की, तो पाकिस्तान की बहादुर फौज तुम्हारी आंखें निकाल देगी। ये सिर्फ धमकी नहीं है, तड़ी नहीं है। 27 फरवरी याद है ना, 27 फरवरी को इसका एक छोटा सा ट्रेलर पाकिस्तान दिखा चुका है। और सच्ची बात यह कि जी इन्हें बड़ी मिर्चें लगेंगी और सच ये भी है कि ये मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए ये साजिशें करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, क्योंकि मैदान में मुकाबला कर ही नहीं सकते। पाकिस्तानी फ़ौज से डरते हैं ये। अजीत डोवल, इसके समेत जो रॉ है, RSS, ये बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में कोई बड़ी तखरीबी कार्रवाई करना चाहते हैं। और ये जो करना चाहते हैं ना, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बहुत पहले ही भांप लिया था। और इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, बहुत पहले कहा था कि भारत हमला कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा था कि भारत अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। भारत को CPEC से भी ख़तरा है और भारत का गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना हिस्सा करार देता, मतलब अपना हिस्सा करार देता है। और भारत ने 2018 से अब तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत साजिशें की, जिसमें आसिम सलीम बाजवा साहब की साख को मुतासिर करना भी शामिल था, ताकि CPEC की तरक्की के अमल को किसी तरह नुकसान पहुंचाया जा सके। अभी हाल ही में भारत ने कोयटा में चीनी सफ़ीर को निशाना बनाने की कोशिश की और कोयटा हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। ये वही तंजीम है जिसको NDS और रॉ सपोर्ट करती है और भारत कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो। CPEC को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है और भारत ने अपनी गेम बनाने के लिए सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरीना हमले में इस्तेमाल किया। इरादा था एक तीर से दो शिकार करने का, एक चीनी वफ्द को निशाना बनाना, दूसरा CPEC मंसूबे को सबूतास करना, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता था, लेकिन नाकाम हुआ।
हाथ से दुश्मन हमेशा मुंह की खाता है और ज़माना उसको बार बार ये सबक पढ़ाता है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का कहना है कि जौहर टाउन में दहशतगर्दी में दीगर ममालिक शामिल हैं और उन्होंने वाक़ये में मुल्क दुश्मन एजेंसीज़ के बराह रास्त मुलविस होने का इंकशाफ भी किया है। ज़राए के मुताबिक लाहौर धमाके में मुलविस तमाम नेटवर्क पकड़ा गया और नेटवर्क में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान एजेंसी NDS के मुलविस होने का बताया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी इंकशाफ किया कि कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक बहुत बड़े और ख़तरनाक नेटवर्क को पकड़ा गया जो मुल्क को गैर मुस्तहकम और बड़े शहरों में दहशतगर्दी करना चाहता था। नाज़रीन, अल्लाह पाक के करम से हमारे मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा की तरह एक बार फिर अमन तबाह करने की कोशिश को नाकाम बना दिया और दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान हर दफ़ा ठोस सबूतों के साथ दुनिया को बताता रहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातों में मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ बराह रास्त मुलविस होती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज़ ने अफगानिस्तान के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान मौजूद हैं जिसकी तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा भी कर चुका है। अफगानिस्तान के इल्ज़ामात ज़मीनी हक़ाइक़ और अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुतज़ाद हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि गुज़िश्ता कई बरसों में TTP ने अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर कई तबाहकुन हमले किए हैं और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी से पाकिस्तान में अमन को ख़तरात लाहक हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ने कई सवालात खड़े बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, माहिर अफगान अमूर, और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दोनों का बहुत शुक्र बेड साहब आपका भी और जनरल साहब आपका भी। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी जनरल साहब, भारत की जो तकरीबकारियाँ हैं एक बार फिर शिद्दत पकड़ रही हैं और FATF को पाकिस्तान नज़र आता है लेकिन भारत का जो जंगी जुनून है वो उन्हें दिखाई नहीं देता, नज़र नहीं आता है। क्या ये दोहरा मयार नहीं है? हम इसको आलमी इदारों की मुनाफकत कहें तो गलत तो नहीं होगा ना जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुनाफकत बिल्कुल और डबल मुनाफकत वो ये कि बड़े खुले बंदों की जा रही है। यानी आप ये फर्क देख सकते हैं कि वो तमाम चीजें जो 26 नुकात 27 नुकात हमें FATF पकड़ाता है कि जनाब इन पे अमल दरामद करें और भारत उनमें से किसी एक पे भी पूरा नहीं उतरता। उसकी रिपोर्टें आ रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की, बैंकों की आ रही हैं, हम दे रहे हैं डोजियर्स जिसमें कि हम पूरे शवाहिद दे रहे हैं इनके टेरर फंडिंग के, और बाकी भी चीजें आप देख लें कि जो अफगानिस्तान से वो इधर करवा रहे थे वो अमेरिका को भी पता था, अमेरिका के नाक के नीचे हो रहा था। तो ये सारी चीजें जब ये सामने आती हैं तो दुनिया पूरी अपने मुफादात के लिए मुनाफकत करती है और वो भारत के साथ आज मुफादात उनके हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमें कम से कम अपनी कोताही नहीं करनी चाहिए। हमें कैंपेन, हमें उस चीज को दुनिया के सामने रखने में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एक बड़ी मुहिम के तौर पे चलाना चाहिए ताकि जो लोग जानते हुए मुंह बंद करते हैं उनको भी मजबूरी हो कि कुछ न कुछ तो इस पे बात की जाए। शवाहिद मौजूद है। अब ये जो केस पकड़ा गया है लाहौर वाला भी, आप देखिए कि वो चूंकि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने मेन एक्यूज पकड़ लिया, तो उस शख्स के घर में जब तलाशी वगैरह लगी तो वहां से डॉक्यूमेंट्स मिली हैं जिससे पता लगता है कि जनाब इसका ताल्लुक किससे था। तो इन हालात में आपको ये शवाहिद जो है कि यहाँ पे अभी एम्बेसडर जो है हमारे इस्लामाबाद में, उनको इकट्ठा करके उनके सामने शवाहिद रख के उनको ब्रीफिंग देनी चाहिए, फॉरेन ऑफिस में बताना चाहिए कि अपनी हुकूमतों को बताएं कि ये भारत क्या कर रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि फॉरेन ऑफिस को एक प्लान करके एक मुहिम चलानी चाहिए, इसके ऊपर एक कैंपेन, ताकि भारत का असल चेहरा दुनिया जानते हुए अगर नहीं बोलते तो तब भी हमें याद कराना होगा सबको कि जनाब ये काम हो रहा है यहाँ पे। तो बड़ा जरूरी है कि आप अपनी एक कैंपेन चलाएं, मुहिम चलाएं, तब ताकि दुनिया को झंझोड़ा जा सके उनके ज़मीर। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने जनरल साहब को भी सुना भी, लाहौर धमाके में जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान एजेंसी NDS के मुलविस होने के सबूत सामने आ रहे हैं और इनका मकसद FATF इजलास मुतासर करना था, और अभी कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक बहुत बड़े और ख़तरनाक नेटवर्क को भी पकड़ा गया है। फिर भी भारत का जो मकरू किरदार है ब्रिगेडियर साहब, वो दुनिया को नज़र क्यों नहीं आता है? दरअसल दुनिया को नज़र आता है, मगर दुनिया जो है वो अपने लालच में ऐसे अंधे हुए हैं कि बाकी दुनिया के ममालिक को तो छोड़े,
मिसाल के तौर पे सऊदी अरब से हम साल में 4 अरब डॉलर का तेल ख़रीदते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो 40 अरब डॉलर का तेल ख़रीदता है। इसलिए वो मुसलमानों के ये जो मसला है कश्मीर का, इसके ऊपर पाकिस्तान के साथ साथ देने को तैयार नहीं। तो इंडिया की जो मंडी है उसको वो एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल कर रहा है, और मेरे ख्याल में उनके आसाब पे पाकिस्तान ऐसे सवार है कि न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि यूएई से, सऊदी अरब से, पूरे यूरोप से और अमेरिका में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा करता रह रहा है, और इसके लिए बहुत ह्यूज अमाउंट्स वो स्पेंड करता रहा है। जो डिसइंफो लैब थी जिसने खुद ही अपने तौर पे जो इंडियन नेटवर्क है स्वास्तिका या क्या नाम उनका है, उसको बेनकाब किया है कि ये यूएन के जो एजेंसीज़ है, जो हेग में एजेंसीज़ है, वहाँ पर ये लोगों को भेजते हैं और उनको स्क्रिप्टेड तकरीर या रिसर्च देते हैं कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये करें। और ये यूरोपियन पार्लियामेंट में जो लोग हैं उनको ब्राइब करके, उनको रिश्वत देकर उनसे पाकिस्तान ख़िलाफ़ जो है वो बयानात दिलवाते रहते हैं। और उसके अलावा उनकी पाकिस्तान इंडिया में जो है वो मेहमानदारी करके उनको मुफ्त टिकट देकर वो मंगवाते हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, कश्मीर के ख़िलाफ़ जो हमारा स्टांस है उसके ख़िलाफ़ नैरेटिव्स बनाए हुए हैं। और मेरे ख़्याल में बहुत बड़े लेवल के ऊपर वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के ऊपर। ये एक ज़रिया नहीं है कि आपने देखा कि वो बेसिकली अमेरिकन है जो कि गुजरांवाला में पकड़ा गया है, यानी उनको भी पैसे दे के दुबई से बुला के और उनसे ये काम करवा रहे हैं। दहशतगर्दी ओपन दहशतगर्दी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जो है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने को तैयार नहीं, उनकी मंडी की वजह से। कई जगहों पे मिसाल के तौर पे जो डिसइंफो लैब ने जो कुछ बाहर दिखाया दुनिया को कि यूएन के अंदर जो स्टूडेंट जाते हैं और वहाँ पर वो जो है उनको तकरीर लिख के देते हैं, और हमारे कुछ लोग जैसे ये हकानी साहब कराची यूएस से आके इधर हॉलैंड में उनके साथ मिलते हैं। हमारे मुल्क के लोग जो यहाँ से एक खातून वकील थी और उनको बार बार जो है वो यूरोप से मिलते थे सर्टिफिकेट कि इसने ये अच्छा किया, उसका तमाम एक्सपोज हो गया, और वो किसी ने पाकिस्तान के अलावा किसी ने किया है। और जितने अमाउंट वो ख़र्च कर रहे हैं, इंडिया अभी थोड़ा थोड़ा एक्सपोज हो रहा है। अमेरिका के अंदर जो आरएसएस के नाम से वो उन्होंने तंजीम बनाई है HSS जिसको वो कहते हैं, वो अंडर क्रिटिसिज्म आ रही है। इस तरीके से यूरोप के अंदर अंडर क्रिटिसिज्म ये आ रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो तो मेरे ख्याल में उसके अशर अशीर भी नहीं किया हुआ है इंडिया के ख़िलाफ़, जो एक्चुअली जो होता है उसको ट्रांसमिट करे बाकी दुनिया में। शायद पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया ने यूरोप में लोग रखे हुए हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, उनको वो तमाम वो कागज़ बना कर देते हैं कि ये आपने बताना है, ये आपने कहना है। लेकिन ऐसे ऐसे इनका ये जो गेम है ये एक्सपोज हो गए हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अभी FATF के अंडर है, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इंडिया जो है पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। ये जो जितनी एक्टिविटीज़ है इनके लिए जो पैसा जाता है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ही जाता है, और इंडिया जो है का बहुत ज़्यादा नेटवर्क है दुनिया के अंदर। हिंदू हर जगह पे मौजूद है,
और मेरे ख्याल में उनकी प्रेजेंस से फ़ायदा उठाकर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी कर रहे हैं। और जब तक दुनिया रियलाइज़ नहीं करती कि दुनिया में वाहिद मुल्क जो कि एक दहशतगर्द मुल्क है और उनकी जो तंजीम है पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, RSS जो है, उनके जो ख्यालात हैं वो जर्मनी के सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जो नाजिस थे उनके फुटस्टेप्स में वो चल रहे हैं। और मेरे ख्याल में जब तक वो कुछ करते नहीं हैं इंडिया बहुत नुकसान पहुंचा सकता है पूरी दुनिया को। पाकिस्तान तो शायद वो कुछ ना कर सके लेकिन पूरी दुनिया को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका पॉइंट आ गया। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जनरल साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना। अब जनरल साहब अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है और ये लाहौर धमाके में ये जो गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों के मुलविस होने के बाद अब पाकिस्तान की जो खारिजा पॉलिसी है उसकी हिकमत अमली स्ट्रैटेजी क्या होगी आपके मुताबिक? देखिए, खारजा पॉलिसी हमारी, जहाँ तक अफगानिस्तान के हुकूमत ने वादा किया है कि यहाँ पे हुकूमत हम वो तस्लीम करेंगे जो कि ब्रॉड बेस्ड होगी, यानी जिसमें सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो शामिल होंगे। इसमें हमारा खारजा पॉलिसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये कि हम ये चीज़ खुद लागू नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में अफगानियों को हम पाबंद नहीं कर सकते कि वो ज़रूरी, या तालिबान को कि वो ज़रूरी तौर पे ये काम करें। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड स्टेप लें जहाँ रशिया, ईरान, चाइना और पाकिस्तान ये मिल के इस खित्ते के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए काम करें। और एक है हमारी इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। रशिया ने भी पाकिस्तान के साथ मिल के चलने का इंदिया दिया है, अदा किया है। तो ये यहाँ पे खित्ते को स्टेबल करने के लिए ये रीजनल अप्रोच जो है वो हमें फॉलो करनी होगी। रहा इंडिया का मसला, तो यहाँ पे एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अमेरिका के साथ अब हमारी वो इक्वेशन नहीं रही, क्योंकि वो इंडिया के पार्टनर हो गए, इंडिया के इत्तेहादी हो गए। हम इंडिया को समझते हैं कि हमारा वो नंबर 1 दुश्मन है, इंडिया हमें समझता है। हम समझते हैं चाइना हमारा इत्तेहादी है, जबकि अमेरिका चाइना को नंबर 1 एनिमी समझता है। तो अब आप अमेरिका से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपको इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक लेवल पे रख के सोचे, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना के दे, वो नहीं होगा। हमें कम से कम फॉरेन पॉलिसी ये रखनी चाहिए कि अमेरिका को हम एंटेगनाइज ना करें, नाराज ना, उनके कोई बिला वजह लेफ्ट साइड पे ना जाएं। हम उनको, उनके साथ एक बायलैटरल रिलेशनशिप ऐसी रखें जो कि आप समझें कि उनकी जो न्यूसेंस वैल्यू दुनिया में है, जहां FATF में और इधर उधर वो हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, वो कम से कम करें जी। बाकी तो उनके और हमारे रास्ते अलग हो चुके हुए हैं। तो भारत दुश्मन है, वो भारत रहेगा, लेकिन अब चाइना, रशिया वगैरह से सपोर्ट लेने के लिए हमें उधर ज्यादा डिप्लोमेटिक एक्टिविटी करनी होगी। तो ये मैं समझता हूँ रीजनल पॉलिसी हमारी जो है वो ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा ही अमनो यकजहती के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत पे आपको पता है जोर दिया, और पाकिस्तान इंट्रा अफगान जो अमन अमल है उसको आसान बनाने के लिए भी हम कह सकते हैं कि मुखलिसाना कोशिश भी कर रहा है। लेकिन गुज़श्ता कई बरसों में जो TTP उसने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर कई तबाहकुन हमले किए हैं। ये जो तहरीक तालिबान की मौजूदगी से पाकिस्तान के अमन को ख़तरात लाहक हैं, इस मसले को आप कैसे देखते हैं? दरअसल अभी अफ़गानिस्तान में सिचुएशन चेंज होने वाली है। यहाँ से अमेरिका जा रहा है और मेरे ख्याल में उसके साथ ही जो इंडियन प्रेजेंस है या इंडियन की जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये भी अभी डिक्लाइन पे चला जाएगा। और मेरे ख्याल में उनको सबसे गुस्सा इसी के ऊपर है। अब वहाँ पर जो सबसे मजबूत क़ुव्वत है वो अभी तालिबान है, और तालिबान को अभी जब ये अमेरिका जा रहा है तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सरेंडर कर रही है, और बहुत बड़ी तादाद में वो अमेरिकन असला तालिबान के हाथ लग रहा है। इस तरह आर्मड कार्स हैं, काफ़ी सारी सोफिस्टिकेटेड गाड़ियाँ हैं, वो तमाम तालिबान के हाथ आ रहा है। मेरे ख्याल में तालिबान को थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और ये एक्स्ट्रा जो वेपन्स है और सामान है इसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे तालिबान और भी मजबूत होंगे।
तालिबान जो है वो एक दफ़ा वार्निंग दे चुके हैं ये TTP को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले। इसके अलावा TTP के ख़िलाफ़ हमारे जो बॉर्डर है वो पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। हमने यहाँ पर अभी फेंसेस लगाए हुए हैं। यहाँ पर पहले ट्राइबल एरिया था, ट्राइबल एरिया में FCR का कानून था, वो न इधर का था न उधर, तो हमने उसको एब्रोगेट किया है और उसकी जगह पाकिस्तानी कानून जो है वो बॉर्डर तक, ज़ीरो लाइन तक जो है उसको राइज किया है। FC को बहुत राइजिंग हो रही है, रीऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो ये बॉर्डर अभी पहले से ज़्यादा मजबूत है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से एक ख़तरा जो है वो शायद कम होगा इंशाअल्लाह, या उसको मीट करने के लिए हम बेटर प्रिपेयर्ड है। इसके अलावा सियासी पॉलिटिकल जो पॉलिसी है हमारी ये होनी चाहिए कि अमेरिका को और इंडिया को हमें आउट समझना चाहिए। अभी यहाँ पर जो है सोवियत यूनियन के इंटरेस्ट से वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को नियर अब्रॉड कहते हैं, वहाँ पर अपना बॉर्डर समझते हैं, तो उनको भी काफ़ी दिलचस्पी है कि अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब ना हो। इसी तरह चाइना को भी दिलचस्पी है कि हालात ना हो, पाकिस्तान को भी दिलचस्पी है कि हालात ख़राब ना हो, ईरान को भी यही दिलचस्पी है, और मेरे ख्याल में कुछ हद तक टर्की भी इसमें दिलचस्पी रखता है। तो मैं समझता हूँ कि हम ये जो रीजनल पावर्स हैं इनको इकट्ठा करके अफ़गानिस्तान के मसले का हल, जो हम अमेरिका को भी सजेस्ट करते रहे हैं लेकिन वो उसके ऊपर कान नहीं धरते थे, लेकिन ये जो ममालिक है ये तो एक्चुअली इंटरेस्टेड है कि अफ़गानिस्तान में हालात ठीक हों। इसलिए एक सियासी तस्फिया, ये जो एंटागोनिस्ट है, ये जितने भी यहाँ पर पावर ब्रोकर हैं, इनको बिठाकर इनके अंदर एक सियासी तस्फिया, यानी एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट जिसमें सबको हिस्सा मिले और यहाँ पर खाने जंगी न हो, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। ठीक है जनरल साहब, क्या ये अफगानिस्तान क्यों खतरनाक खाना जंगी की तरफ जा रहा है, और ये जो अफगान फोर्सेस है क्या अमरीकी इनखला के बाद तालिबान का मुकाबला कर सकेंगी? देखें, एक चीज तो वाज़ेह है कि अमेरिका भी इसकी स्टेबिलिटी में अब दिलचस्पी नहीं रखता था, तभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि मुज़ाकरात कामयाब कराए जाए, वो निकल गए कि जो है होता रहे। यहाँ पे दो स्पॉयलर्स थे, अशरफ गनी जो कि अपनी हुकूमत नहीं छोड़नी चाहता था, भारत जो कि मसाइल पैदा कर रहा था वहां पे दहशतगर्दी वगैरह करा के, तो ये अमेरिका के नाक के नीचे हो रहा था। अशरफ गनी उनका आदमी था, भारत उनका इत्तेहादी था, अमेरिका ने इनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। अब आज अगर देखें तालिबान फतूहात हासिल कर रहे हैं, अगर कल तालिबान वैसे काबिज हो जाएं तो क्या अशरफ गनी के लिए ये बेहतर नहीं था कि कुछ गिव एंड टेक की बुनियाद पे वैसे मामला सेटल कर लेता? चले कुछ तालिबान को फालतू मिल जाता या तालिबान के साथ उनकी कुछ शराइत ज्यादा मान लेता, तब भी इस मुल्क में अमन रहता और मामला जो है वो मफाहमत से तय होते। लेकिन यहाँ मुश्किल यही है कि इन सबको अपने मुफादात अजीज हैं, अपने मुल्क का अमन अजीज नहीं है। नतीजा ये है कि अशरफ गनी अपनी सदारत बचाते बचाते और भारत के साथ ये चिपके रहे, वो वहां से टेररिज्म कराते रहे। अल्टीमेटली आज मुल्क टर्मोइल में है, और अगर तालिबान ने बजोर शमशीर, बजोर ताकत, अपने हथियार के जोर पे काबुल पे कब्जा किया, तो लाजमन अशरफ गनी का टोला होगा, फिर अब्दुल्ला के लोग होंगे, वो इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, तो अमन नहीं आ सकेगा। अमन लाने के लिए जरूरी था कि सबके साथ बातचीत की जाए। मुझे वैसे अंदाजा यही होता है, मेरा अपना ज़हन ये कहता है कि तालिबान इस चीज को समझते हैं, वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आके वो काबुल के ऊपर हावी होके या काबुल पहुंच के हो सकता है कि सबको कहें आओ अब मुज़ाकरात कर लो हमारे साथ, तो हो सकता है कि ये अमल भी कर लिया जाए, और अगर ये होता है तो फिर वहां पे अमन आ जाएगा, स्टेबिलिटी होगी अफगानिस्तान में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आखिरी 2 मिनट है जनरल साहब, पहले आपसे और फिर यही सवाल मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे पूछूंगी कि ये जो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो एयरबेस देने से इनकार का फैसला है, व्हाइट लिस्ट की दीवार बन गया कि हमने वो जो एयरबेस देने से इनकार कर दिया, अब व्हाइट लिस्ट की दीवार बन गया वो इनकार? देखिए, मेरा अपना अंदाजा है कि हम ये दे भी देते तब भी उन्होंने ये हमें रखना था ग्रे लिस्ट में, और उसकी वजह यही है कि ये लगातार आपको अंडर प्रेशर रखेंगे
अमेरिका को अगर एक चीज आप दे दें तो उसका मुतालबा वहां खत्म नहीं होता, वो आपको कुछ और सुना देगा उसके बाद, और वो डू मोर का कहता कभी खत्म होता ही नहीं। तो इसलिए ये बेहतर था कि आपने पहले ही ये कह दिया कि जनाब हम आपके साथ ये काम करने को तैयार नहीं है, वरना तो आप फंस जाते। ये तो हमारा तजर्बा, अगर हमने कुछ सीखा तो वो यही है कि आप उनको एक चीज, उनकी एक डिमांड मान ले तो उनकी अगले दिन दूसरी आ जाती है, तो वो बिल्कुल लिमिट नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल जो किया वो ठीक ही किया। जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी इसी सवाल का मैं जवाब लेना चाहूंगी कि जो हमने इनकार किया एयरबेस देने से, अब ये व्हाइट लिस्ट की दीवार बन गया हमारे लिए। दरअसल मैं समझता हूँ कि हमारे लिए कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। जब हमने सीपैक को एक्सेप्ट किया है और सीपैक मैक्सिमम जो है वो बलूचिस्तान के ज़रिए जाता है, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि एक तरफ सीपैक हो, चाइनीज़ इंटरेस्ट हो, और उससे 60 मील के फासले के ऊपर हम अमेरिका को कोई बेस दे दें। तो ये हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं था, हम बेस दे ही नहीं सकते थे उसे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अप्रोच ये है कि अमेरिका क्यों चीन के साथ लड़ाई के ऊपर जो है मुसर है। असल में चाइना जो है एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर है, और उसकी इकॉनमी या उसकी जो दुनिया के साथ मईशत है उसमें हिस्सा लेने का पूरा हक है। और मेरे ख्याल में दोनों मिलकर, चाइना और अमेरिका मिलकर दुनिया को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, बनिस्बत इसके कि वो ये एटीट्यूड रखे कि चीन चूँकि तरक्की कर रहा है तो इसलिए हमारा दुश्मन है। मेरे ख्याल में चीन ने कभी मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन नहीं की है। वो अपनी मिलिट्री बना रहा है, लेकिन उसने कई समंदरों में अपने बेड़े नहीं भेजे। और अमेरिका बिल्कुल मिलिट्री तरीके से ये मेरे ख्याल में दोनों स्टांसेस जो है वो एक जैसे नहीं है। अमेरिका को सोचना चाहिए कि तिजारत तो सबका हक है, और मेरे ख्याल में दुनिया में चीन इस एटीट्यूड के साथ अमेरिका से काफ़ी निकल जाएगा जब तक अमेरिका अपना मिलिटरिस्ट जो उनका एटीट्यूड है उसको चेंज नहीं करता। जब तक कि आपको कोई मिलिटरीली चैलेंज नहीं करता, मेरे ख्याल में आपको हक नहीं है कि आप अपनी मिलिट्री के साथ पूरे दुनिया में फिरते रहें। मेरे ख्याल में आखिर में इंडिया भी एक वक्त पे आएगा कि चाइना के साथ तिजारत पे मजबूर होगा। ठीक है जी, जैनत साहब, ब्रिगेडियर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।